गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंशुल सिंह तोमर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का इस कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि पिछले 10-15 सालों में जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन CGPSC का जो पेपर जनरल अवेयरनेस का जो पेपर आता है उसके अंदर किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, संविधान से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मैं आपको प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि कैसे हाल ही के जैसे 2018-19 के हम क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप उतने में ही प्रूफ के लिए उतना ही काफ़ी है, आप समझ जाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। ठीक है, इस प्रकार का एनालिसिस शायद ही छत्तीसगढ़ में किसी ने किया होगा। तो आप अगले जो 5 से 10 मिनट होंगे उसको आप अच्छे से देखो और समझो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बनाने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ पढ़ लो लेकिन सिलेक्शन पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप भले ही बिना कॉन्स्टिट्यूशन के प्री क्लियर करके चले जाओ, लेकिन मेंस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का सब्जेक्ट आपका अफेक्ट कर सकता है। आपके फिर आगे जाके इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम होगी अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक आप बनने वाले हो एक ऑफिसर। अगर हम लोग बात करें आप सबके सब चलो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाले हो, तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके खुद के अधिकार क्या हैं, वो जिन लोगों का संरक्षण कर रहा है, जिन लोगों के ऊपर प्रशासन कर रहा है, वो उनके मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य को जाने, उनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्या राज्य से क्या कार्य करवाना है, उनके भले के लिए सोचना है। तो ये जो बेसिक अगर हम लोग देखें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये CGPSC के जनरल अवेयरनेस के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जो पार्ट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा भाग है। तो अगर देखा जाए, जैसे हम लोग पूरा अभी एनालिसिस में आपके सामने लेके आऊँगा, तो हमारे जो पहले 4 भाग हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे CGPSC के एग्ज़ाम के लिए। अब यहीं पर मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा आपको। बहुत सारी जगह देखा जाता है, आप सब लोग एक मन के अंदर ना पहले एक चीज़ सोचो कि आप लॉयर बनने वाले हो कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, आप अगर प्री को फोकस करो, 1 बाई 1 स्टेप अपने फोकस करो, अपने गोल को 1 बाई 1 टारगेट करो। अगर आप प्री का एग्ज़ाम निकालने के लिए जाना चाहते हो, प्री का एग्ज़ाम सबसे पहले क्वालिफाई करना चाहते हो, तो पिछले 15 साल के पेपर उठा के देखो और किसी भी पेपर में मुझे बताओ कितने क्वेश्चंस हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। अगर मैं बताऊं 2012 से अगर मैं बात करूं तो 2017 में एक क्वेश्चन था चार्टर एक्ट के ऊपर। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन चार्टर एक्ट से नहीं पूछा गया है। लेकिन हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, हर जगह जहां कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कराया जाता है, आपकी स्टार्टिंग की जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी झोंक देते हो आप लोग हिस्ट्री पढ़ने में। मैं कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जान रहे हो, हाँ मैं मानता हूँ कि आपको आगे के आर्टिकल्स कैसे बने वो सब कुछ बेस पता होना चाहिए, लेकिन जब कम समय में, अब बात यहाँ पर क्योंकि समय कम है, पोस्ट 40 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट हैं, 143 सीट्स निकली हैं, हालांकि बढ़ेंगी आगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि कम समय में आपको बाकी सब्जेक्ट भी हैंडल करके चलने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा पढ़ना है कि कम से कम टाइम देके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना है, मतलब अप टू द पॉइंट टॉपिक्स आपको अगर पढ़ने हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी होती है कि जो मैं अभी ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ पहले समझो और जाके प्रूफ खुद उठा के देखो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप 5 से 10 लेक्चर उसमें वेस्ट करोगे। आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक को रटने की पूरी कोशिश करोगे और उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे जिसमें आप छत्तीसगढ़ में टाइम नहीं दे पाओगे, छत्तीसगढ़ की इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाओगे, करंट अफेयर्स के लिए टाइम बचेगा कहाँ। और जबकि देखा जाए तो करंट अफेयर्स 30 to 40% आपके पूरे पेपर्स का वेटेज रखता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो एक लेक्चर हमारा, ये जो पूरा लेक्चर सीरीज होने वाली है, जिसमें हम लोग 25 बेसिक लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम जो कुछ बेसिक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, आप लोग तो प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो, लेकिन उस सबसे पहले आपको क्या किसके ऊपर तवज्जो देना है, किसको इंपॉर्टेंस देना है, वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की शक्तियां अगर देखोगे पिछले सालों में हर अल्टरनेट ईयर, या फिर अगर देखो 70% बार जो चांसेस हैं, जो क्वेश्चंस हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, तो हर साल एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा हर साल राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के ऊपर आएगा, आया हुआ है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा चांस क्या होता है, उसकी पावर्स, उनकी शक्तियों के बारे में जानना, ठीक है। ये हुआ। अब जैसे अगर हाल ही में देखूं तो करंट अफेयर्स की इमरजेंसी पावर्स, क्योंकि इंदौर में जो घटनाएं हो रही थी, ठीक है, जो कि
स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी, इंदौर में घटनाएं आपने देखी, जम्मू एंड कश्मीर में अलग चल रहा है, ठीक है, अलग पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, हर स्टेट में जैसे डिसोल्यूशन हो जा रहा है स्टेट असेंबली का, जो संघ है, जो भी सभाएं हैं वो भंग हो जा रही हैं, ठीक है। कुछ लोग जो अपनी पार्टी को पहले इलेक्शन जीतते किसी और पार्टी से, फिर जीतने के बाद वो क्या करते हैं, पार्टी बदल देते हैं। तो ये घटनाएं आमतौर पर होती जा रही हैं और इन्हीं घटनाओं से क्वेश्चंस बनते हैं और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस के रूप में आपको सीजीपीएससी में दिखते हैं। और फिर आप बोलते हो, अपने टीचर से पूछते हो, टीचर बोलते हैं क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं किया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगर आपको वो कंडीशन पता होगी ना, क्योंकि आपने तो बेसिक पढ़ा है आर्टिकल 1 होता क्या है, पर आर्टिकल 1 से रिलेटेड अगर कोई चीज हो गई, किसी का नाम बदला जा रहा है, ठीक है, तो आप और हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ, क्वेश्चन असलियत में उसकी जो प्रेजेंट करंट अफेयर्स की कंडीशन है उससे डिट्टो एक जैसे क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आपने तो रट्टा मारा था ना कि आर्टिकल 1 क्या होता है, आर्टिकल 19 क्या होता है, आर्टिकल 21 क्या होता है, आर्टिकल 47 क्या होता है, आप तो रट के चले गए, ट्रिक्स बना बना के। ट्रिक्स काम आती हैं, लेकिन करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन अभी करंट में उसका किस तरीके से उपयोग हो रहा है, क्या अपवाद हो रहे हैं उसके अंदर, क्यों वो इतना हाईलाइट हो रहा है, तो अगर आप करंट अफेयर्स को जोड़ दोगे उसके अंदर, आप एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन 100% कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बनाओगे। मैं प्रूफ देने वाला हूं उसका, ठीक है। तो चलो, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जनरल अवेयरनेस में आते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें से 50% वेटेज रखता है छत्तीसगढ़ और 50% हमारा रखता है जनरल, ठीक है, नेशनल लेवल पे ले लेते हैं। उन 50% में अब जो ट्रेंड हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले 6 क्वेश्चन आते थे संविधान से, फिर 7, 8 का ट्रेंड आया, फिर 9 का ट्रेंड आया और अभी 2019 अभी लेटेस्ट 13 क्वेश्चन आ गए। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को महत्व मिल रहा है। अब एक चीज बता दूं, आप स्टार्टिंग में पहले देखोगे अगर, क्योंकि देखो जैसे जैसे यूपी हमारा सीजीपीएससी इवॉल्व हो रहा है, एज बढ़ रही है छत्तीसगढ़ की जैसे जैसे, ठीक है, वैसे वैसे इनका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, दिमाग में आ रहा है, अच्छा हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। करंट अफेयर्स को तवज्जो देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको एकदम ब्रिलियंट माइंड्स नहीं चाहिए, उनको एक अच्छा मैनेजर चाहिए, ठीक है, उनको लॉयर नहीं करने हैं जिनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, उनको सलाह देने के लिए बहुत लॉयर अंदर होंगे, नीचे होंगे, उनके सलाहकार बहुत होंगे एक प्रशासनिक अधिकारी के पास, लेकिन वो एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई आसपास चल क्या रहा है उसकी इंफॉर्मेशन तो हो। पेपर जनरल अवेयरनेस का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड साथ साथ में क्या चल रहा है आपके आसपास, आपके वातावरण, आपके परिवेश में, वो कम से कम चीज़ें आपको पता हो। हम लोग मानते हैं हर किसी को हर चीज़ नहीं आती, लेकिन अगर आपके पास कुछ घटना घटित हो रही है तो आपको उसके बारे में डेप्थ में पता होना चाहिए। इसी पॉइंट को फोकस करते हैं सारे स्टेट पीएससी, हमारा सीजीपीएससी भी करता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग अगर एक एवरेज देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हर साल आप ले सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। अब उन 8 से 10 क्वेश्चन में संविधान में 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, पहला करंट अफेयर्स और दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल संरचना है उसके ऊपर, ठीक है। अब जो ये मूल संरचना है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है, देखो यहाँ मैंने वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं, आपको सबसे पहले भूल जाओ सारा का सारा संविधान, सबसे पहले इन टॉपिक्स को क्लियर करो। करंट अफेयर्स तो साथ में करते रहो, लेकिन आप चाहे कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको ये टॉपिक्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आपको प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, कैसे इंपीचमेंट प्रोसेस होती है, कैसे उसको हटाया जाता है, सब कुछ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। उनकी शक्तियों बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर होता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, किस्मत के ऊपर है। फिर है फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हर बार क्वेश्चन आता है। अब आप मेरे से बोलोगे सर अगर हम ये पढ़ने के लिए चले गए ना तो इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे क्लॉजेज, कैसे पढ़ेंगे। अब पढ़ो, नॉर्मल सबको जानो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दो, जो करंट में चल रहा है, ठीक है। अभी तो करंट से कनेक्ट करके पढ़ना है आपको इसको, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और निर्देशक सिद्धांत, इनके ऊपर क्वेश्चंस हर साल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिट्स, बिल्स और सेशंस, आपको पता होने चाहिए कितने प्रकार के प्रादेश, बिल और सत्र होते हैं, इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रियम्बल, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, अच्छा ये टॉपिक ऐसा हो गया है अब कि ये अब धीरे धीरे, पहले इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग लाते हैं, फिर नीति आयोग सही नहीं लगता तो और भी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अब बहुत स्पीड से, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बहुत स्पीड से डेवलपमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कमिटीज, परिषद, ये सब बनाते जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये रीजनल काउंसिल्स थोड़ा अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद, फिर आता है बेसिक फेडरल सिस्टम, कि ये जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान की वो क्या है, कहाँ से। अब जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है बताओ हमारे संविधान का फेडरल सिस्टम, ठीक है, जो ये संघीय व्यवस्था है वो कौन से देश से लाए हैं, अमेरिका से हमने क्या लिया। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में, एसएससी में पूछे जाते हैं। सीजीपीएससी में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया 2012 से, ठीक है। तो इसको ये बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपका ये सब कुछ हो गया तो ये बेसिक है, आपका आराम से एक लेक्चर में कवर होता है ये, ठीक है। तो ये अगर आपका पूरा हो जाता है तो आप अपने कम से कम 5 क्वेश्चन कंफर्म ले सकते हैं। 8 से 10 का एवरेज लिया हूँ, लेकिन 5 क्वेश्चन आप इसको करने के बाद ले सकते हैं। अच्छा, आपको ना यहाँ पर ट्विस्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हाल ही में जो इनका पैटर्न चल रहा है, ये क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं, और आपको लगता है ये बहुत हार्ड है, हमने तो ये सब पढ़ा नहीं है। तो ये हार्ड कुछ नहीं होता। करंट अफेयर्स अगर आपको पता होगा ना, जैसे अभी अगर मैं बोलूँ आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 26 हाईलाइटेड है, आर्टिकल 47 हाईलाइटेड है। क्यों? जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा मैं, ये पूरा खत्म होने के बाद अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँगा कि आपको पता चल जाएगा, हाँ यार आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो ये आपके निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें से सबको पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47A जरूर पढ़ के जाना। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी क्लास है, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। इतने सारे या तो 80-90 लेक्चर पूरे पढ़ लो और फिर देखो तो क्या हाल होता है आपका। 80-90 लेक्चर्स करने के बाद आप 10-12 क्वेश्चंस के लिए जूझते हो, जरूरी नहीं है कि वो सही हो जाए। यही चीज़ आप टोटल 45 लेक्चर्स से भी अचीव कर सकते हो, जिसमें 25 लेक्चर्स हैं आपके पूरे इन टॉपिक्स के और 20 लेक्चर्स है करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से मैं किस तरीके से ये पैटर्न करूंगा मैं आपको अभी इसके बाद पूरा बताने वाला हूं। कैसे हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिटेल्ड एनालिसिस करके कॉन्स्टिट्यूशन के सारे बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये आपको दिख गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अगर हम लोग देखें, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो इनको प्रायोरिटी क्यों मिल रही है, देखो ये जो पॉइंट्स हैं इससे हम लोग समझते हैं कि करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी असली में यूपीएससी में दी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको प्रशासनिक अधिकारी चुनने हैं, उनको एक ऐसा एटीट्यूड चुनना है, मतलब 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ उसको चुना जाएगा जिसका एटीट्यूड ऐसा है, जो कि अपने आसपास क्या चल रहा है उसको होश है कि भाई आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। तो बेसिक अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, इसलिए ऐसे एटीट्यूड वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको लॉयर भर्ती नहीं करने। लॉयर के लिए दूसरा एग्जाम है, वो एग्जाम क्लियर करके आप लॉयर बन जाओ, जिसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, लॉज पढ़ने हैं और बस केसेस लड़ने हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर की डिमांड अलग है। बोलते हैं ना कि एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो डिमांड के हिसाब से सप्लाई दे, तो ऐसे ही एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो जिस क्वेश्चन के लिए, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की पहले डिमांड समझो, वो किस प्रकार के क्वेश्चंस लगातार पूछ रहा है, डिमांड समझ में आती है, उसके हिसाब से सप्लाई दो। ये नहीं कि पूरी लक्ष्मीकांत को रट के आप पहुंच गए और जाके पूरा लक्ष्मीकांत छापने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, प्रायोरिटी आपको देनी है करंट अफेयर्स की। अगर आप एनालिसिस करते हो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। 10 क्वेश्चन में से अब हम देख सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से कनेक्टेड मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्विस्टेड क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, सिंपल क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जाते हैं। ये जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे करंट में, न्यूज़ में उछले हुए कुछ मुद्दे हैं जिनको ऊपर किसी का या तो आर्टिकल, किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कोई राज्य अपने राज्यवासियों या फिर जो भी उनके सिटीजन्स हैं उनके लिए ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी केस उछलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पब्लिक जिसको उठाती है, ठीक है, पब्लिक उठाएगी या तो कोई लॉयर उठाएगा, ऐसे केसेस की हमको थोड़ी सी स्टडी करनी है, और क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं हमारे एग्जाम में आने के लिए, और छत्तीसगढ़ का अगर कोई चीज़ इससे रिलेट हो गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैं अगर बताऊं बौद्ध घाट को 40 साल बाद ये अनुमति मिली है। 40 साल से पेंडिंग केस चल रहा था बौद्ध घाट परियोजना के ऊपर, ठीक है। तो अब ये हुआ, अब बौद्ध घाट की जो मंजूरी मिली है वो CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, जल शक्ति मंत्रालय से मिली है। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब वहाँ तो नहीं पूछेगा वो जल शक्ति के बारे में, लेकिन जल शक्ति
जो मंत्रालय है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, वहाँ से एक आध क्वेश्चन उठते हुए आपको या करंट अफेयर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में उठा के दे देगा, ठीक है। फिर आता है, अब जैसे आप लोग इसको देखोगे कि जैसे जैसे करंट वाली जो चीज़ें हैं, करंट वाली चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मैंने आपको एक बेसिक छोटा सा एनालिसिस करके दिया है। ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपने पेपर देखा हुआ है 2018 और 19 का, ठीक है। जैसे चलो मैं 2019 की बात करता हूँ। क्वेश्चन आया कि लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। अब खुद सोचो क्यों पूछा गया होगा, ये कोई पूछने वाली बात हो, लद्दाख का ही क्यों पूछा, छत्तीसगढ़ का पूछ लेते, ठीक है, कर्नाटका का पूछ लेते, ठीक है, लद्दाख का ही क्यों पूछा गया। लद्दाख ट्रेंडिंग है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है, एक राज्य से हटाया गया है, हाल ही में 370 की धारा के लिए फेमस था वो, ठीक है। वहाँ इंटरनेट हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि तुम 370 हटाने के बाद वहाँ पर लोगों का इंटरनेट जैसे बंद कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया है कि जो लद्दाख के जो लोग हैं, जो जम्मू के जो लोग हैं, वहाँ पर आप आर्टिकल 19(1) का, ठीक है, आप धारा 19 का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को फुल राइट्स है, फुल अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि वो इंटरनेट का यूज़ अपनी व्याख्याता, अपना एक्सप्रेशन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ना तो वहाँ कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, लेकिन तब भी आपने इंटरनेट क्यों बंद किया हुआ है। तो ये क्या उछला, इस पूरे मुद्दे में क्या उछला, आर्टिकल 19 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, हमें क्या पढ़ लेना है, आप कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आर्टिकल 19 आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स सब पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल 19 को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। फिर एक एक्टर गोवा में नग्न अवस्था में भाग जाता है, ठीक है, तो वो उसके साथ में फिर कुछ एक पॉइंट आया कि फिर उसने कौन से टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, कौन से आर्टिकल के लोग, बाकी लोगों के कौन से आर्टिकल जो है उसका उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 21 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, ठीक है, कि जो स्लम्स में, झोपड़ियों में रहने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तो आर्टिकल 19, 21, 26, 27, ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो उनका उल्लंघन हो रहा है। और जो सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, ठीक है, जो लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, मानव अधिकार के लिए, उन लोगों ने पिटीशन लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, हर महीने, हर 2 महीने में इसकी सुनवाई भी हो रही है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इनको मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको एक बार। 2018 में आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ के सामने सभी को, सभी वर्ग के लोगों को समान संरक्षण मिलना चाहिए। CAA आप लोग जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। CAA और NRC समझना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट उठा, ये हेडलाइन थी, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, क्वेश्चन उठा के बना दिया 2018 में। नेक्स्ट, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में बाधा, आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या कर दिए वहाँ पे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की वजह से ये फेमस हुआ है ये वाली चीज़, कि उनको उनके संगठन नहीं बनाने दे रहे थे, उनके धार्मिक कार्यों को नहीं करने दिए जा रहा था। मतलब धार्मिक कार्य मतलब वो लोग मिल नहीं सकते, जैसे वो बोलते हैं कि नमाज पढ़ना है या फिर बहुत सारी चीज़ें, नमाज के लिए भी आप देखो करंट में फेमस था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, सीधे हेडलाइंस को उठाते हैं, वहाँ से मेन इश्यू को पकड़ते हैं और क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक। अंग्रेजी को ये क्वेश्चन आया था, ठीक, 8th शेड्यूल में अंग्रेजी का लाने की बात चल रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजी 8th शेड्यूल में है नहीं, कुल मिला के 22 लैंग्वेज है। भले ही हम लोगों ने ऑफिशियल 1963 के अप्रॉक्स लैंग्वेज एक्ट, जो भाषा अधिनियम था आपका 1963 का, वहाँ से हम लोगों ने अंग्रेजी को और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, लेकिन हिंदी तो चलो इसमें है, लेकिन इंग्लिश इसमें डाली नहीं गई है और डालने के लिए बात चल रही है। और अभी भोजपुरी फेमस है, ठीक है, कि भोजपुरी को 8th शेड्यूल में लाना है। अभी भोजपुरी ट्रेंडिंग है, बनी नहीं है, ट्रेंडिंग है अभी वो, ठीक है। तो अंग्रेजी का जब सवाल उठा, क्वेश्चन आ गया। प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर जॉइंट सेशन, ये एक घिसा पिटा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार SSC UPSC में आ चुका है और हमारे CGPSC में सीधा क्वेश्चन कॉपी मारा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ संयुक्त सत्र जब जॉइंट सेशन बुलाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, और उनके बुलाने के बाद जो लोकसभा है अगर वो भंग हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है कि अगर तुम लोग, हम लोग मान लो मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, आपकी सभाएं हैं,
आप लोकसभा के हो, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आओ जॉइंट सेशन करते हैं, राज्यसभा में आपके टीचर्स बैठे हैं, लोकसभा में आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हो, मैं हूँ प्रेसिडेंट, ठीक है, मुझे प्रेसिडेंट कैटेगराइज कर दो आप। तो अब मैं बोलता हूँ कि कुछ हमको डिस्कशन करना है बिल के ऊपर, ठीक है, आप आओ चलो जॉइंट सेशन करते हैं, संयुक्त संघ करते हैं। पर मान लो आपके बीच में कुछ जो भी मतभेद हुआ, किसी भी वजह से आपका जो सभा है वो भंग हो जाती है। अब मैंने आदेश पहले दिया है, भंग बाद में हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो सब कुछ चलेगा, ठीक है, मतलब जो चीज़ पहले होगी उसको वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। मतलब मैंने अगर पहले बोल दिया है, आदेश दिया है संयुक्त सत्र का, और आपने तब भंग किया है, तो ये जो काम जिस चीज़ के लिए मैंने संयुक्त सत्र बुलाया गया है वो काम तब भी होगा, लेकिन कंडीशन बदल जाए कि भंग पहले हो जाए, ठीक है, लोकसभा आप लोगों की जो सभा है वो पहले भंग हो जाए, मैं बाद में जाके संयुक्त सत्र बुलाता हूं, तो पहले काम क्या हुआ, भंग होना। तो जिस वजह से भंग हुआ था, या जो मेरा मेन मोटो है कि एक बिल को पास कराना है, कुछ ऑर्डिनेंस मतलब एक बिल पास करवाना है मेरे को, ठीक है, तो उसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं कि आओ सामने साथ में बैठो, ठीक। और आप लोग क्या करते हो, आपका जो सत्र है वो बहुत पहले, मेरे बोलने से पहले, बुलाने से पहले ही भंग हो जाता है। तो जिस चीज़ के लिए मैं बुला रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा, उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार रिपीट किया गया है और पूछ लिया गया 2018 में। कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं है, घिसा बेटा क्वेश्चन है। ऐसी कोई गिनती की ना 15-20 क्वेश्चन हैं जो कि ना क्या यूपीएससी उठाती है, बनाती है और सीधा जाके अब स्टेट पीएससी उनकी कॉपी करती है, ठीक है। 2019 में देखो मर्जर बहुत फेमस हो गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन मर्जर से आए। अंतरराज्यीय सीमाएं, अभी भाई दमन एंड दीव को मिला दिया है दादर नगर हवेली से, वहाँ पे लद्दाख, फिर तेलंगाना वाला काम हुआ, फिर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर रहे हैं। तो सीमाओं से पार्ट 1 भाग 1 कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अभी भी इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जीएसटी तो चल ही रहा था, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, ये ट्रेंडिंग हुआ 2016 में, ठीक है, नरेंद्र मोदी से कुछ रिलेटेड कुछ बातें थी, कुछ आगे के बारे में विकास के लिए प्रोग्राम्स बनाने थे, हाईलाइट हुआ, न्यूज़ में आया, क्वेश्चन आ गया सीधा 2019 में, ठीक है। तो एनडीसी का क्वेश्चन 2016 में हुआ, 17-18 तक बातें चल रही थी, पर क्वेश्चन बना दिया गया 2019 में। अब इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो चीज़ जो फेमस है, जो अब आने वाली है, ठीक है, इसी से अगर हम लोग देखें तो ये आएगा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, उसकी एक कमेटी है हमारे पास, ठीक है, NCMC, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट। ये कौन सा क्राइसिस है, ये संकट प्रबंधन, कोरोना का संकट आया उसके प्रबंधन में लगी है NCMC। न्यूज़ में बहुत ट्रेंडिंग है, NDC पे क्वेश्चन आ सकता है तो NCMC पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे सत्र भंग होते हैं। एक कोई सांसद है जो किसी एक सभा में है, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, राजस्थान, गोवा, कर्नाटका, बहुत सारे एग्जांपल हैं, मध्य प्रदेश का देते हैं, हाल ही का ही है, ठीक है। इतने सारे लोग जीतते हैं, सांसद कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की सरकार बनती है, जीतने के बाद वो पार्टी बदल के चले जाते हैं बीजेपी। दिक्कत है, इनकी दिक्कत से हम नॉर्मल जो सिटीजन है उनको तो बहुत कुछ भुगतना पड़ा। वो क्या कर रहे हैं भाई, तुम मेन कोरोना के टाइम पे जब पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा था, मध्य प्रदेश में बस यही चल रही है कि भाई फ्लोर टेस्ट कराओ, बहुमत है कि नहीं, बस यही काम चल रहा है, ठीक है। तो इससे सिटीजन जिनके लिए सरकारें बनती हैं, ठीक है, प्रजा के लिए सरकार बनती है, वो सरकार आपस में ही लड़ रही है, वहाँ प्रजा में कोविड-19 फैलता जा रहा है, तुमको बॉर्डर सील करने चाहिए थे, वो सब क्या है, वो सब अपने बस सत्ता के लिए लड़े जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस, कर्नाटका, राजस्थान के 5 सांसदों की कहानी, ठीक है, तो ये बहुत फेमस था, बहुत ट्रेंडिंग था, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया गया। 2 क्वेश्चन बने मर्जर के ऊपर, ठीक है, कि जब 2, जैसे बीजेपी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज ने विलय कर लिया, मतलब मिल गए, ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ना दिमाग में एक मेंटेलिटी सेट कर लेनी है कि इस पे तो मेहनत करनी ही है, साथ में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग, अब ये तो मैंने तो आप एनालिसिस करके बता दिया है, अब आप सोच रहे हो कि सर आपने बता तो दिया है कि ठीक है, ये वाली बात हम मान भी गए हैं कि हाँ सर ये होता है ऐसा, तो अब आपके पास इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। अब देखो, एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम लोगों की जो क्लास है वो टोटल 45 क्लासेस का शेड्यूल है, जिसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ 25 क्लास प्लस 20 क्लासेस में इसे कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। हम इसको बोलते हैं पार्ट ए, इसको बोलेंगे पार्ट बी।
पार्ट ए पूरी बेसिक है, ठीक है। इस पार्ट ए के बेसिक में हम लोग सबसे पहले वो टॉपिक उठाएंगे जिससे क्वेश्चन के आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर मैं बोलूँ पार्ट 1, आप लोग जानते हैं पार्ट 1 में कितने सारे राज्य को बनाना, नाम बदलना, सीमाओं से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये पीएससी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हम पार्ट 1 से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये हम लोग ना इन 25 क्लासेस में सबसे पहले वो क्लास स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री नहीं, चार्टर एक्ट, स्पिट्स इंडिया एक्ट, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ना जब, क्योंकि देखो अभी आप एनर्जेटिक हो, एंथुसियाज्म आपके अंदर बहुत अच्छा है, आप एनर्जी है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स अगर आप पहले पढ़ लोगे तो आपको बाद में ना रिवीजन भी अच्छा होगा। 2 महीने पहले पढ़ी हुई चीज़ साथ में लगातार टेस्ट भी देते गए हो तो वो ज़्यादा अच्छे से माइंड प्रोसेस करता है, उसमें ट्विस्टेड क्वेश्चन भी अगर आ गए ना तो भी आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। लेकिन आप स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ पढ़ ले रहे हो जिससे क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं प्री में, जनरल अवेयरनेस में, तो मेंस में तो छोड़ो, आप प्री तो पहले क्लियर करो, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट वही है कि हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्ट में ली जाएंगी आसानी से, और जो लोग मेरे को जानते हैं अच्छे से उनको पता है कि मैं अगर बोल दिया कि मैं वो चीज़ आपको याद कराऊंगा तो मैं बाय हुक और ट्रुक मैं वो चीज़ याद करा के रहूँगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिक्स हम आसानी से बना लेते हैं और वो ट्रिक्स से आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसके लिए भी बता रहा हूँ, फुल ट्रिक्स से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 25 लेक्चर्स की कहानी। अब इन 20 लेक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे आज एक आपको उदाहरण दूंगा, ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है पार्ट बी का। इसमें आज मैं एक आपको न्यूज़ बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखना आप उस न्यूज़ से कितनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं, कैसे आर्टिकल 47 उस न्यूज़ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इवन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए कैसे वो रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उससे हम लोगों को मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो हम लोग इसमें करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक एक करके 20 लेक्चर्स इसमें लेंगे और क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 60% करंट अफेयर्स है वो कवर होगा और यहाँ पर जो बचा हुआ 40% है जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कोर्स 45 लेक्चर्स में होगा। अच्छा, ये जो 45 लेक्चर्स हैं ये आपको 15 to 20 जनवरी तक कंप्लीट होके मिलेंगे, ठीक है। इस हफ्ते आपको सिर्फ 3 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक से आपको अल्टरनेट पार्ट ए की एक वीडियो फिर पार्ट बी की एक वीडियो, जिससे कि आप करंट से कनेक्शन करें। क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा, जब मैं बोलूँगा आर्टिकल 47, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई है कि यार मैं आर्टिकल 47 होता क्या है यार, कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग में जैसे ही ये क्लिक किया, अब आर्टिकल 47 के लिए जो क्यूरोसिटी आपके दिमाग में आई है अब आप जानोगे। और बाई चांस किसी ने बता दिया या पढ़ लिया जाके, अब भूलोगे नहीं वो चीज़। पर अगर मैं पूरी लिस्ट बना के आर्टिकल 47 भी लिखवाता ना उसके अंदर, ठीक है, कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि एक राज्य को उसका कर्तव्य है एक राज्य का कि अपनी प्रजा के लिए उसकी पब्लिक हेल्थ का उत्थान करे। उसके फिर आर्टिकल 47A 2005 में जो निकला कि हर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको याद नहीं होगा, अब रट्टा मार लोगे अच्छी बात है, लेकिन जब करंट से कनेक्ट करेंगे आपको याद भी अच्छे से होगा, करंट का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो, ये था हमारा एनालिसिस, जिसमें और साथ में मैंने ये बताया कि हम किस तरीके से अपने इस पूरे प्लान ऑफ 45 लेक्चर्स, 45 प्लस लेक्चर्स, 45 में एंड नहीं करूंगा मैं। अच्छा हाँ, इसके साथ में लगातार साथ ही साथ आपके टेस्ट होंगे। हर संडे को इसमें हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाए और करंट के क्वेश्चंस को थोड़ा क्वेश्चंस देख के, जैसे क्योंकि बोलते सब है टेस्ट होता नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको थोड़ा असेसमेंट भी जरूरी है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मेन अपने लेक्चर बी पे, पार्ट बी के लेक्चर फर्स्ट पे आते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना करंट अफेयर्स का जो सबसे ज़्यादा एक टॉपिक, मतलब जो बहुत सारे जगह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी अब वो समझोगे आप, जैसे आपने हो सकता है कि आपने सुना होगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो कि जुलाई 2019 में थोड़ा सा फेमस हुआ था।
अब जैसे कि इन्वायरमेंट में आप लोग पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने 1921 1951 आप लोग 1951 से जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये जनसंख्या विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद से हर 10 साल में, हर दशक में 24% 25% हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आबादी बढ़ रही है, लेकिन जो स्रोत है, जहाँ जो खाने का साधन है, ये उस स्पीड से बढ़ नहीं रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं हमारी सरकारों के सामने, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे पूरी राज्य जो व्यवस्था है उनको, कि किस तरीके से, क्योंकि देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो एक राज्य जो जीती हुई सरकार है उसका एक कर्तव्य जो बताते हैं कि तुमको अपनी प्रजा को जो बहुत सारे मूलभूत जो अधिकार है वो देने हैं, तुमको काम करना है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रजा लगातार बढ़ती जाए तो उस सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उन सब के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसके लिए ना एक बिल निकाल रहे हैं, इसके लिए एक बिल निकाला गया, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019 जुलाई में। अब ये एक प्राइवेट बिल था। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया अब हमारे लिए? देखो, आपने बहुत सारे बिल सुने होंगे, आपने, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो आपने ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, जो चौथा बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सब सुना होगा, ठीक है। अगर हिंदी में बोलूंगा तो ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक, ठीक है। मनी बिल धन विधेयक, वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है जो कि आपका संवैधानिक संशोधन बिल। ये 4 प्रकार के बिल होते हैं। तो अब दिमाग में आएगा आपके, देखो कि बिल क्या है। एकदम नया जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आएगा बिल होता क्या है, ठीक है। बिल क्या होता है, मैं तो 4 प्रकार के बिल भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो बिल्स आपको पढ़ने हैं, हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो था, ये क्या था? ये एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल था जो कि प्राइवेट बिल था, ठीक है। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट बिल क्या होता है। तो ये जो न्यूज़ है, क्योंकि ना लगातार साल में किसी ना किसी वजह से ये लगातार ट्रेंडिंग थी, ठीक है। बहुत सारे, अगर हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा करंट अफेयर्स इस एक टॉपिक के अंदर समाता है और हमको अपने काम की चीज़ें इससे निकालनी है। जैसे आपको अब पता होना चाहिए प्राइवेट बिल के बारे में, बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइवेट बिल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर अब जैसे बिल्स इतने सारे होते हैं, आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसमें से प्राइवेट बिल को आप प्रायोरिटी देंगे अब, ठीक। अब ये जनसंख्या नियंत्रक जो बिल था जुलाई 2019 में डाला गया। राकेश सिन्हा, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के राकेश सिन्हा, ठीक है, क्योंकि मंत्री के पद में नहीं थे ये, तो क्योंकि बिना मंत्री हुए कोई विधेयक निकाल रहे हैं इसलिए ये प्राइवेट बिल हो जाता है, ठीक है। अगर मंत्री पद पे रहते हुए कोई इंसान निकालता, ठीक है, कोई भी मंत्री पद पे, कोई भी सांसद जो कि मंत्री पद पे है, मतलब एक तरीके से मैं अगर बोलूं इनडायरेक्टली, जो कोई मंत्री अगर कोई विधेयक निकालता तो वो हो जाता गवर्नमेंट बिल, वो सरकार का विधेयक हो जाता, सरकार का बिल हो जाता वो, ठीक है, सरकारी बिल हो जाता। पर क्योंकि राकेश सिन्हा जो बीजेपी की सांसद थे वो कोई मंत्री नहीं थे, इसीलिए इनके द्वारा निकाला गया बिल क्या है? प्राइवेट बिल, ठीक है। तो इसी को आगे, अच्छा, ये अभी पेंडिंग केस में अभी कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है, आगे बढ़ा नहीं है। अब इसके बाद ये निकला फरवरी 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2020। बिल के कितने प्रकार आ गए? 4, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, साधारण विधेयक, फिर आपका हो जाएगा धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन जो बिल या विधेयक बोलूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये निकला। अच्छा, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें बहुत पूरे जो हमारे विधायिका है, ठीक है, हमारे जो पार्लियामेंट है, सांसद लोग हैं, ठीक है, उन सब लोगों का ध्यान खींचा धारा 47A, आर्टिकल 47A की तरफ, ठीक है। अब ये था, तो ये जो निकाला था अनिल देसाई ने। तो अनिल देसाई जो कि शिवसेना के हैं, ठीक है, शिवसेना की तरफ से सांसद है ये। तो अनिल देसाई ने, वो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, अभी यूपीएससी के लिए जाओगे ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता। अनिल देसाई ने, बस इतना समझो, अनिल देसाई ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2020 निकाला। किसके लिए? उन्होंने कहा धारा 47A को संशोधन की जरूरत है, ठीक है। तो उन्होंने धारा 47A को संशोधन करने के लिए ये बिल निकाला, ठीक है। तो
और वो भी क्या था, किस टॉपिक क्या था, टू चाइल्ड पॉलिसी के लिए। उन्होंने बोला भाई कंट्रोल करना है, अगर तुमको जनसंख्या कंट्रोल करनी है। अभी अगर देखा जाए तो 1.02% के रेट से भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अभी लेटेस्ट 2011 के बाद जो रिपोर्ट अभी के हिसाब से जो चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला पर ऐसे जाते जाते ना बहुत दिक्कत होगा, हम लोगों को ज़्यादा ऊर्जा संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, हमको बहुत स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती हुई जनसंख्या से बहुत पीछे है। हम जनसंख्या हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उतनी तेजी से हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है आप विकास तो करो साइड बाई साइड, लेकिन साथ में आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है, आपके जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल फेमस है, इंपॉर्टेंट है, एक प्राइवेट बिल था, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इन न्यूज़ से, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई टू चाइल्ड पॉलिसी क्या है, हमें टू चाइल्ड पॉलिसी समझना है। जो 2 बच्चों की नीति जो है वो है क्या, ठीक है, 2 बच्चों की नीति। फिर हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्यों हमारे सीजीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको। धारा 47A की बात कर रहा हूं, तो क्या धारा 47 इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो धारा 47 आपको इंपॉर्टेंट है, 47A भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइवेट बिल क्या होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो यहां से देखो, हमने बिल्स पे टारगेट किया, हमने एक धारा जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब निर्देशक सिद्धांत है जो राज्य को बताती है कि उनका क्या कर्तव्य है अपनी प्रजा के प्रति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टू चाइल्ड पॉलिसी, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाता हूं टू चाइल्ड पॉलिसी पे कि क्या है ये टू चाइल्ड पॉलिसी। तो देखो, टू चाइल्ड पॉलिसी क्यों ट्रेंडिंग हो रही है, क्योंकि अक्टूबर 2019 में असम ने सीधी तौर पर ये घोषणा कर दी है कि 2021 से अगर कोई भी विवाहित दंपत्ति ऐसा होता है जिनके पास 2 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा संतानें हैं, तो वो ना तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, उनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी उन लोगों को। और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ वो किसी भी पंचायत जो लोकल या फिर लोकल गवर्नमेंट जो होती है, पंचायत की जो पोस्ट होती है, पद होते हैं, उनके लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ये कब से लागू करने के लिए घोषणा कर दी है, 2021 से, ठीक है। तो टू चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हुई। और टू चाइल्ड पॉलिसी क्यों और इंपॉर्टेंट है, आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। अब हम लोगों के लिए भी ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रही है, असम ऐसा 12वां राज्य है। अब आपके दिमाग में आ रहा है असम 12वां राज्य है, मतलब इससे पहले 11 राज्य और हैं जिन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी कभी ना कभी या तो फॉलो अभी भी कर रहे हैं या तो कभी ना कभी तो इनका पालन किया है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ पर आता है इसके अंदर। तो देखो, जो 12 राज्य थे, 12 राज्य में आपको सारे राज्य याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना कर लो, हाँ ठीक है, असम 12वां राज्य है, आने के चांसेस बहुत कम, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ को समझो, छत्तीसगढ़ ने 2001 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों साथ में ही लगभग जहां तक डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 26 जनवरी 2001 की बात है ये। उस टाइम पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ घोषणा करते हैं कि सभी शासकीय पदों के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, सरकारी नौकरियां जो हैं, ठीक है, उनके लिए पंचायती राज और जो ये इलेक्शंस होते हैं उनके चुनावों के लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन लोग ये चुनाव और एग्जाम्स गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास कम से कम 2 बच्चों से जिनके पास ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने 2001 में ये पॉलिसी, ये नीति अपनाई, लेकिन जब इलेक्शन आए 2005 के पास तो 2005 में इन लोगों ने छोड़ दिया। तो अभी का स्टेटस क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के पास कोई भी बच्चों वाली नीतियां नहीं है, कोई भी बच्चों वाली नीति नहीं है कि 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं। तो और एक चीज़ और माइंड में रख लेना, हमारे कंट्री के पास नेशनल लेवल पे कोई चाइल्ड पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है। हाँ, लेकिन स्टेट राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पे, ठीक है, अपने अपने स्तर पे इस टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू करके रखी हुई है, जिसमें से असम 12वां राज्य हो जाता है। और कुल मिला के 4 राज्यों ने ये नीतियां स्टार्ट की थी लेकिन ख़त्म कर दी। उसमें से मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऐसी हरियाणा भी एक है उसमें, ठीक है। लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से देखें, आपके लिए सिर्फ एमपी और सीजी जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन हाँ हमने फॉलो की थी पहले, 4 साल तक हम लोगों ने पालन किया इसका, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट चीज, टू चाइल्ड पॉलिसी समझ में आई। अब नेक्स्ट आते हैं धारा 47A क्या है।
अब धारा 47A समझने से पहले आपको पता तो होना चाहिए धारा 47 क्या है, ठीक है। अलग से आप पार्ट 4 में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा यहाँ करंट अफेयर से आ रहा है ना, तो थोड़ा दिमाग में डालो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो अब दिमाग में क्यूरियोसिटी आई है कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, ठीक है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 4 में आते हैं, डायरेक्ट निर्देशक सिद्धांत है ये आर्टिकल 47 के, ठीक है। तो ये हमें आर्टिकल 47 धारा 47 क्या बताती है कि हर राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी जनता के लिए, जिसने उसको चुनाव करके उस लेवल पे उस पोस्ट को दिया है, सरकार बनाई है उनकी, उनका पोषण का स्तर, न्यूट्रिशन का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जीवन का स्तर, ठीक है, उनके जीवन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग, और नागरिक स्वास्थ्य, और जो पब्लिक हेल्थ है उसको क्या करे, उसको इंक्रीज करे, इसको बढ़ावा दे हमेशा, ठीक है। तो आर्टिकल 47 बोलता है कि हर राज्य अपनी जनता को क्या करे, उनकी पब्लिक हेल्थ, उनके जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने की कोशिश करे, जीवन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए, ठीक है, पोषण का स्तर, उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़े, ठीक है, इसके लिए काम करे। वैसे ये ना एक मौलिक, मतलब जब 395 आर्टिकल जो हमारा जो संविधान था, जो स्टार्टिंग में 1949 तक जो आया था, ठीक है, जो बना था, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, धाराएं थी, जिसमें से ये एक था आर्टिकल 47, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बनी है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है, करंट अफेयर्स में कुछ चीजें हैं इससे रिलेटेड, इसलिए, ठीक। आर्टिकल 47 को आप समझ लो, आर्टिकल 47 को सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ज्ञाताएं हैं उन्होंने अवैज्ञानिक घोषित किया है, इनसाइंटिफिक डिक्लेयर किया है आर्टिकल 47, और उनका कहना सीधा तौर पे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू डायरेक्ट बोलते हैं आपको ये आर्टिकल हटा देना चाहिए, ठीक है। ये किसी भी तरीके से साइंटिफिक नहीं है, उसका रीजन समझो क्यों, ठीक है। अच्छा, जो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो सीजीपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आपको एकदम डिटेल में नहीं, आपको बस से थोड़ा सा क्या अपने अंदर थोड़ा हल्का सा क्या आपको अवेयरनेस लेके आनी है, आपको थोड़ा मजा लेना है कि यार ये आसपास चल क्या रहा है, और इनमें से अपने काम की चीजें अलग से निकालो। इन सब चीजों में इंटरेस्ट आएगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अब और ज्यादा ये सब चीजें पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो देखो, पोषण का स्तर, जीवन का स्तर और नागरिक का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए हर एक राज्य सरकार को अपने जनता के लिए ये सारा काम करना है। अच्छा, एक चीज बोला था जो नहीं करना है, अपवाद है कि हानिकारक पेय पदार्थ और ड्रग्स का जो ड्रग्स है वो अपने राज्य में उनको गिराना है, उनको प्रतिबंध लगाना है, उनको डिक्रीज करना है, ये भी कर्तव्य बोला गया है एक राज्य सरकार के लिए आर्टिकल 47 धारा 47 में, ठीक है, धारा 47 में। तो अब इस चीज को साफ तौर पे ये बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो। अब हानिकारक पेय पदार्थ मैंने आपको बोला तो आपके दिमाग में तुरंत शराब आया होगा, और लेकिन अब तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि यार शराब तो धड़ल्ले से बिकती है, ठीक है। ड्रग्स जानते ही हो आप लोग फिर, ठीक है, अफीम हो गया, ठीक है, अफीम और गांजा, ये दो चीजें हैं जो अभी रिसेंट चल रही हैं, ठीक है, इनके बारे में जरूर देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आर्टिकल 47 बोलता है। अब देखना यहां पर इसको इनसाइंटिफिक क्यों बोला जाता है, लीगलाइजेशन ऑफ ड्रग पॉलिसीज एंड अथॉरिटीज। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, समझना अच्छे से, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझो अच्छे से। इनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक क्यों घोषित कर दिया गया है इसको, क्योंकि हमारी राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, बहुत सारी ऐसे विभाग बनाए जा रहे हैं जो ड्रग्स के ऊपर क्या करेंगे, ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, ठीक है, उनको मेडिकल स्वास्थ्य के लिए उनका यूज करते हैं, ठीक है। अब हमको पता है ये चीज तो सही है ना, उसके ऊपर रिसर्च अनुसंधान करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए वो अगर यूजफुल है तो उसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें, बहुत सारी दवाइयों में भी ड्रग्स का यूज होता है, ठीक है, लेकिन ये लीगलाइजेशन हर कर रहा है, हर कोई राज्य करने लगा है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 47 में तो कुछ और लिखा हुआ है ना, उसमें तो सीधे तौर पे बोला हुआ है कि आपको हटाना है, इसका प्रतिबंध लगाना है इसके ऊपर, पहला पॉइंट। फिर राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, प्राइवेट कंट्रीब्यूशन। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी राज्य सरकारें तो जो प्राइवेट, जो निजी संस्थाएं हैं उनसे बोल रही हैं भाई आओ आगे अनुसंधान करो, आप खेती करो, खेती करके हेल्प करो राज्य सरकारों को। मतलब ये तो एक तरीके से बंद करने के लिए बोला गया है, ये तो और उनको ये काम करने के लिए बोल रही हैं,
तो आर्टिकल 47 का उल्लंघन है। नेक्स्ट उत्तराखंड, ये आप इसको नोट करेंगे, उत्तराखंड को। उत्तराखंड हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने लीगल कर दिया है, जिसने क्या कर दिया है, जिसने बोला है कैनाबीज, इंग्लिश में इसको कैनाबीज बोलेंगे, गांजा और ओपियम यानी कि अफीम, ठीक है, इन दोनों की खेती को करने के लिए लीगल कर दिया है उत्तराखंड ने। ये हमारे पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है, ठीक है। फिर अभी मैं एक घटना और बताता हूं आपके थोड़े इंटरेस्ट के लिए, नॉलेज के लिए, कि मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाली जो चीजें हैं ये डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, ये चीज क्योंकि देखो लगातार, जैसे बोलते हैं ना, हमारे शरीर में अगर 10 जख्म है, ठीक है, अगर कोई एक जख्म बार बार कुरेदा जाए या फिर उस पर चोट लगे तो आपका ना बाकी 9 जख्मों पे ध्यान नहीं जाएगा। जिसको बार बार कुरेदा जा रहा है या दुख रहा है, आपका ध्यान उस पे जाएगा, ठीक है, जो दर्द करेगा, जिसको बार बार हिट किया जाएगा। मैं ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं कि भाई आपको बेटा, आपको ना 2 चिल्ड्रन पॉलिसी, आर्टिकल 47, 47A, प्राइवेट बिल, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी न्यूज है जो 1-2 सालों से लगातार चलती जा रही है। ये है इंपॉर्टेंट, ये वो है पीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट, पर ये बता रहा हूं कि कैसे, किस किस जरिए से ये हमारे लगातार न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है। अब ये थोड़ा, ये वाला आप समझ लो। देखो, मद्रास हाई कोर्ट, ये धनाशेखरन एक आदमी है तमिलनाडु में, ठीक है। धनाशेखरन क्या करते हैं, वो बोलते हैं, जब कोविड का टाइम चल रहा था, वो बोलते हैं कि जैसे 21 दिन से ज़्यादा हो गए, बहुत सारे ऐसे शराबी हैं जिनको लत है शराब पीने की, वो लोग बहुत दिनों से शराब नहीं पिए लॉकडाउन की वजह से। अब शराब नहीं पिए तो ये बहुत अच्छा समय है कि क्या कर दें, प्रोहिबिशन कर दें, प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, ठीक है। मतलब जो शराब है उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए, जो कि सही में एक निर्देशक सिद्धांत है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किसी भी स्टेट के लिए। तो उन्होंने सीधा ना एक रिट बना दिया और लिख दिया, कहाँ पे, मद्रास के हाई कोर्ट को, कि ये बहुत सही समय है, लगा दो, प्रतिबंध लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ लिक्विड शराब वराब नहीं बिकेंगी। अब स्टेटमेंट सुनना, मद्रास हाई कोर्ट का जवाब आता है कि अब से, उसके ऊपर सुनवाई करते हुए, अब से इस कोर्ट में कोई भी रिट, कोई भी ऐसा बिल मत बोलना, कोई भी ऐसी याचिका नहीं आएगी जो कि ये बोलेगी कि शराब के मैन्युफैक्चरिंग, शराब को बनाने, शराब को बेचने, सेलिंग करने और शराब का सेवन करने से, मतलब सेवन करने पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे एक तरीके से लाल झंडी दिखाई है, ठीक है, कि कोई भी इस प्रकार की याचिका हाई कोर्ट में नहीं डालेगा, हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ना तो उसके बनाने पे, ना उसके बेचने पे और ना ही उसके सेवन करने पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट बता रहा है कि भाई आर्टिकल 47 में मना किया गया है, लेकिन ये देखो क्या हो रहा है आपके राज्य सरकारों में, राज्यों में क्या हो रहा है ये काम। तो आर्टिकल 47 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कितना पढ़ना चाहेंगे सीजीपीएससी प्री में कि आर्टिकल 47 होता क्या है, बस, और ये नेगेटिव पॉइंट ये पढ़ लेना बस, ठीक है। क्वेश्चन और घुमा के और अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इन साइंटिफिक, अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल 45, 46, 47, 48 कुछ ऐसे दे देता है, तो इन साइंटिफिक, अवैज्ञानिक किसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 47, रीजन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो किसको किया गया है, डायरेक्ट आर्टिकल 47, इतना पता होना चाहिए। आर्टिकल 47 क्या बोलता है, धारा 47 में क्या बोला गया है एक राज्य को अपने प्रजा को करने के लिए, और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 47, जब पता चल गया है तो देखो आर्टिकल 47A आया, कब आया कोई जरूरत नहीं है पता करने की, किसने लाया कोई जरूरत नहीं है पता करने की। तो आर्टिकल जो धारा 47A है उसका संशोधन हुआ 2005 में, और वो ये बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि धारा 47A ये बोलती है कि हिंदुस्तान में, भारत में प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपसे कि प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस धारा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस धारा ने ये बोला है कि हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आने चाहिए, लाने चाहिए, बनाने चाहिए, वो है आपका आर्टिकल यानी कि धारा 47 का पार्ट ए, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। अब अनिल देसाई जो यहां से फेमस हुए, अनिल देसाई ने ये बोला कि आपको ना 47A में संशोधन कर दो, ठीक है। ये जो कर रहे हो ना, ठीक है, कर लो, पर एक चीज संशोधन कर दो, आप 2 चाइल्ड पॉलिसी ले आओ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस समझ लो अच्छे से। ये वाली जो चीज़ है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन समझो अच्छे से,
ठीक है, वो ये बोलते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी आ जाए। जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी से लागू कर दें, किसी एक साल को डिसाइड कर दें, जैसे आसाम ने की है कि 2021 से लागू है, तो 2021 से अगर कोई बच्चा पैदा हो और वो बच्चा अगर किसी दंपति का तीसरा बच्चा है 2021 के बाद से, ठीक है, तो उनको पता ही आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं, ये जो बिल है वो ये बोलता है कि जो लोग इस पॉलिसी को, इस नीति को फॉलो करेंगे, उनको एजुकेशन, पढ़ाई में, टैक्सेस, करों में, होम लोन्स, जो घर के लोन्स हैं उनमें, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी में रियायतें मिले, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं पालन तो इलेक्शंस नहीं लड़ पाए वो, और ना ही उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिले, ठीक है। फिर और भी इन्होंने एक चीज़ बोली है बीपीएल, ठीक है, कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के जो नीचे हैं उन ऐसे विवाहित जोड़ों को, जो अगर लड़के हैं तो वो नसबंदी, स्टरलाइजेशन, ठीक है, नसबंदी करने पे लड़कों को 60,000 और लड़कियों को 1 लाख रुपए मुआवजा मिले। और ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए, उन लोगों को एक तरीके से प्रेफरेंस दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स और कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में। ये पूरा ये विधेयक था, ये पूरा ये बिल था, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020 2 चाइल्ड पॉलिसी आर्टिकल 47A को टारगेट करता है, उसके अमेंडमेंट के लिए है, ठीक है। तो यहां से हमारे लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी, धारा 47A, ये बिल, प्राइवेट बिल और आर्टिकल 47 क्या है इसका ये पॉइंट, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब चलो बीपीएल अगर आ ही गया है तो मैं आपको बता दूं 2014-15 के आसपास की बात है, रंगराजन कमेटी, ठीक है, रंगराजन कमेटी ने क्या किया है, बीपीएल का एक लिमिट डिसाइड की है, ठीक है। अब वो जो लिमिट है बीपीएल की वो है आपकी 32, वो है आपकी 32 रुपीज और 47 रुपीज, इतना याद रखना। तो बीपीएल के लिए रघुराजन कमेटी है, उन्होंने क्या बोला कि जो गांव में है, ठीक है, रूरल, जो गांव के लोग हैं और उनके लिए 32 और जो शहरी लोग हैं उनके लिए 47, तो 32 रुपए गरीबों, मतलब गरीबी रेखा की लिमिट है कि 32 रुपए से अगर कोई कम कमाता है गांव के क्षेत्र में, ठीक है, प्रतिदिन, तो उसको हम गरीबी रेखा के नीचे बोलेंगे, उसको बीपीएल में डालेंगे। और जो 47 रुपए से प्रतिदिन कम कमाता है प्रत्येक व्यक्ति, उसको हम लोग अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में उसको गरीबी रेखा से नीचे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा। अब हमारा बच रहा है कि प्राइवेट बिल क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस लेक्चर का, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम लोग प्राइवेट बिल क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्राइवेट बिल के बारे में, ठीक है। तो प्राइवेट बिल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, पहले तो फ्राइडे वाली चीज़ आप ज़रूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी याचिका लगाई जा चुकी है कि ये जो प्राइवेट बिल्स हैं ये फ्राइडे को ना करके वेडनेसडे, ठीक है, बुधवार, क्योंकि ना हर प्राइवेट बिल को अभी तक का ऐसा रूल है, नियम है कि ये शुक्रवार को ही सदन में लाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये करने के लिए याचिका लगाई जा चुकी है कि ये जो सदन में है, ये जो शुक्रवार को लाया जाता है, ये किसको, ये बुधवार को किया जाए, ठीक है। जैसे फिल्मों की तरह हो गया, जैसे फिल्में रिलीज की जाती हैं फ्राइडे को, ऐसे ये प्राइवेट बिल्स भी फ्राइडे को किए जाते थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, फ्राइडे थोड़ा करंट में चल रहा है, शुक्रवार को प्राइवेट बिल्स लाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ना थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं और हम लोग इसको कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट बिल्स से, ठीक है। तो जो सरकारी विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयकों का प्राइवेट विधेयक से क्या फर्क है वो हम फर्क पढ़ते हैं, ठीक है। सरकारी विधेयक, तो प्राइवेट बिल्स यानी कि प्राइवेट विधेयक जो है वो कोई भी नॉन मिनिस्टर ला सकता है। तो कौन ला सकता है प्राइवेट बिल? ऐसा सांसद जो मंत्री ना हो, मतलब ये समझ लेना, जो मंत्री ना हो, ठीक है, जो मंत्री ना हो वो लाएगा प्राइवेट बिल। तो गवर्नमेंट बिल्स कौन ला सकता है? ये केवल मंत्री ला सकता है। तो जब ऐसा सांसद जो किसी मंत्री पद पे हो वो ऐसा कोई बिल या विधेयक लाता है तो उसको हम गवर्नमेंट बिल यानी कि सरकारी विधेयक कहते हैं। अब एक चीज समझना है, अब खुद सोचो, मंत्री वो बना है,
मंत्री बना है, तो जिसको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पता है वो सब समझेंगे कि जो मंत्री बना है यानी कि उसकी सरकार, ठीक है, या तो वो पॉलिटिकल प्रेशर में है या तो वो गठजोड़ बंधन करके वो अपना सरकार का कोई पद ले लिया है, मंत्री का पद, ठीक है। मंत्री के पद पे है, इसका मतलब उसके पास मेजॉरिटी होगी, बहुमत होगी, मतलब बहुत सारे लोग उसके पार्टी के ज़्यादा होंगे तो मंत्री बना है वो, ठीक है। तो ये सभी लोगों का मत प्राप्त हो जाएगा उस मंत्री को। और वैसे भी अगर कोई सरकार बनती है मंत्रियों से, ठीक है, तो मंत्री अगर कोई विधेयक लाएगा तो इसीलिए गवर्नमेंट बिल्स को सरकारी नीतियों का भी टैग दिया जाता है, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी नीति लाना चाहती है, उस नीति को बनाने के लिए पहले सदन से पास तो करवाना पड़ेगा ना, तो मंत्री स्टार्ट करेगा उसको, ठीक है। तो मंत्री उसको स्टार्ट करेगा, इसीलिए सरकारी विधेयकों को, गवर्नमेंट बिल्स को और भी क्या कहा जाता है, सरकारी नीतियों के लिए। अगर कोई पूछता है सरकारी नीति कौन से बिल से आती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको बोलना है गवर्नमेंट बिल, ठीक है। तो प्राइवेट बिल तो ऐसे लोग जो लोग मंत्री नहीं हैं, ठीक है, मंत्री नहीं है और जनरली ये अपोजिशन वाले होते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, मान लो 350 सीट है, 350 सीट में 50 लोगों को मंत्री बना दिया, तो अभी भी 300 लोग ऐसे हैं जो मंत्री नहीं है लेकिन है बीजेपी के। लेकिन मान लो मैं बीजेपी का पर मैं मंत्री नहीं हूं और मैं जाके वहां बोलता हूं कि मेरे को एजुकेशन के लिए एक विधेयक निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्यों निकालूंगा, मैं पहले अपनी पार्टी में बात करूंगा। जब मैं अपनी पार्टी में बात करूंगा तो जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगी वो निकालेगी ना मेरी जगह, तो मैं अकेले नहीं खड़ा हो जाऊंगा, तो पार्टी का थोड़ा ये फायदा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो मंत्री पद पे जो पूरा विभाग जिनको मिला हुआ है एजुकेशन का, ठीक है, वो इस सोच को लेके इस विधेयक को वो अपने नाम से निकाल देगा, ठीक है। तो उसको बहुमत भी मिल जाएगा, इसीलिए इनके पास होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा चांस किसका होता है, तो गवर्नमेंट बिल के निकलने का चांस, सरकारी विधेयक के पारित होने का चांस मनवाने के लिए सबसे ज़्यादा रहता है गवर्नमेंट बिल्स का। और प्राइवेट बिल्स का अगर चांस आप देखोगे तो सिर्फ 4% से भी कम, 4% से भी कम, ठीक है। तो जो मंत्री विधेयक निकाले गवर्नमेंट बिल, जो मंत्री, ऐसा सांसद जो मंत्री ना हो वो निकाले तो प्राइवेट बिल। ये दोनों हाउस में, दोनों सदनों में निकाला जा सकता है, ठीक है, दोनों सदनों में निकाला जा सकता है, दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नोटिस पीरियड आता है कि अगर आपको प्राइवेट बिल निकालना है तो प्राइवेट बिल को निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक महीने पहले जो वहाँ का विधि विभाग होगा वो आपके उस बिल को लेगा और पहले चेकिंग वेकिंग करेगा, वो सब कुछ अपने हिसाब से करेगा और फिर उसको एडमिशिबिलिटी का टैग मिलता है, मतलब उसको 1 महीने पहले देना पड़ता है, ठीक है। तो ये नोटिस पीरियड कितने का है, 1 महीने का। पर यहाँ जो नोटिस पीरियड है वो सिर्फ 7 दिन का नोटिस पीरियड होता है किसी भी गवर्नमेंट बिल के लिए, सरकारी विधेयक के लिए। ये फर्क है यहाँ पर। ये सिर्फ कौन से दिन निकाला जा सकता है, फ्राइडे को, और ये कोई भी दिन, एनी डे, किसी भी दिन निकाला जा सकता है, बस सदन लगा हो, ठीक है, तो किसी भी दिन निकाला जा सकता है। ये सिर्फ शुक्रवार को, ये लिमिट है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है, जो ये विधेयक निकालने वाला है ना उसको वो खुद बनाना पड़ता है कि अगर मैं, मान लो कांग्रेस की सरकार, मान लो मैं बीजेपी का हूँ और कांग्रेस की सरकार चल रही है, ठीक है, और अगर मैं कुछ निकालना चाहता हूँ, ठीक है, ये बिल, तो मेरे को वो जो बिल है ना वो खुद ड्राफ्ट करना पड़ेगा, वो जो बिल है ना वो खुद लिखना पड़ेगा कि यार ऐसी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स मैं ये चाहता हूँ, इस आर्टिकल में ऐसा बोला गया है, प्रॉब्लम ऐसी है, ये चेंज होना चाहिए इस तरीके से, और ये लॉ पास हो जाएगा तो इतनी सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। तो ऐसे पूरा ना अच्छा खासा लिख के हमको एक बिल बनाना पड़ता है, ठीक है। बिल मतलब बस वही पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक विभाग होगा एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन वाला मिनिस्ट्री, ठीक है, कोल से रिलेटेड, रेल से रिलेटेड, ये सब के लिए मंत्रालय बने हुए हैं। तो ये मंत्रालयों में ये काम होगा जिनको सपोर्ट मिलता है विधि का, जिसको सपोर्ट मिलेगा किसका, विधि विभाग का भी, उसके साथ भी क्रॉस चेक करने के बाद ये पास होता है, ठीक है। फिर ये नोटिस के लिए जाएगा। मतलब अगर किसी को निकालना है तो वो पहले विभाग में इतने सारे लोग होंगे, आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं उसके अंदर, वो सब लोग चेक करेंगे वैलिडिटी सही है कि नहीं है। फिर ये विधि विभाग में पूरा विधि विधान चेक किया जाता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ फेस करता है, फॉलो करता है कि नहीं। इसके बाद ये भेज देते हैं कहाँ पर,
कि अब ये हमको सदन में डालना है, और 7 दिन का नोटिस पीरियड दे देते हैं उसको देने के बाद। तो 7 दिन में, क्योंकि इनको भी पता है भाई यहाँ पे अच्छा खासा प्रोसेस होके आया है मटेरियल, ज़्यादा चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसीलिए इनका वैलिडिटी भी ज़्यादा, ये ज़्यादा आसानी से पारित हो सकता है। यहाँ पर बंदे को खुद बनाना है, गलतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, 1 महीने का लिमिट दे दिया, और सिर्फ फ्राइडे को देना है, बेचारे को फ्राइडे का भी इंतजार करना पड़ रहा है, 1 महीने का नोटिस पीरियड निकाल भले ही कहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अब आपको जो ध्यान देनी है, 3 पर सेशन, ठीक है, एक सत्र में सिर्फ 3 प्राइवेट बिल्स को निकाला जा सकता है, ठीक है, ये आपको समझना है। वैसे ये 1997 तक यही चीज़ क्या थी कि हर हफ्ते 3 निकाले जा सकते थे, लेकिन जब बहुत सारे ऐसे विधेयक आने लगे तो के.आर. नारायण ने ये चीज़ बदल दी और क्या कर दी कि 1997 के बाद से जो हर प्राइवेट बिल, मतलब हर वीक में 3 प्राइवेट बिल जो दिए जा सकते थे, वो अब ऐसा हो गया है कि हर सत्र में 3 प्राइवेट बिल दिए जा सकते हैं। अभी की कंडीशन ये है 3 पर सेशन। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन आएगा प्राइवेट बिल के लिए, अगर क्वेश्चन आता है तो वो 4-5 अच्छे पॉइंट्स के साथ आएगा कि इसमें से प्राइवेट बिल के बारे में क्या चीज़ गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्राइडे वाला, सेल्फ ड्राफ्टिंग से पहले ये 3 पर सेशन वाला, ठीक है, 1 मंथ का नोटिस पीरियड, और ये कौन दे सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए, एक नॉलेज के लिए बस इसको याद करके रखो, ठीक है। अब अगर आपको ये पता है तो जब हम लोग बिल्स वाली क्लास पढ़ेंगे ना, आपको थोड़ा आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ और मज़ा आएगा कि एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा, हाँ भाई बिल के बारे में कुछ तो पता है, कि कोई मंत्री देता है तो उसको हम गवर्नमेंट सरकारी विधेयक कहते हैं। पर अगर वो कोई सिर्फ सांसद, ऐसा सांसद जो मंत्री ना हो, वो पारित करवाने की कोशिश करे तो हम उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई आपको, ठीक है। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बिल्स पूरा एक लेक्चर लेने वाले हैं। ये पार्ट बी का लेक्चर है जिसमें करंट अफेयर्स टारगेट किया जा रहा है, पार्ट ए में डिटेल्ड पूरा देखा जाएगा, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई और क्या बातें हैं जो क्वेश्चंस बन सकती हैं, इसके बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अभी तक की हिस्ट्री में हमारे पूरे भारत के संविधान, भारत की संवैधानिक हिस्ट्री अगर पूरा बताऊं मैं इतिहास में, तो कुल 14 ही प्राइवेट बिल्स पारित हुए हैं हमारे विधायिका, हमारे संविधान में आए हैं 14 बिल्स, सिर्फ 14 प्राइवेट बिल्स। समझ में आ गया होगा ना क्यों। वैसे अगर देखा जाए तो 300 से ज़्यादा प्राइवेट बिल्स सदन में लाए जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन और उसमें से भी सबसे खतरनाक बात तो ऐसी होती है कि सिर्फ 4% ही ऐसे बिल्स थे जिनके बारे में कम से कम थोड़ा वार्तालाप तो हुई कि हाँ ये सही है, ये नहीं है, ऐसा करके। बाकी 96 तो ऐसा हुआ बने सीधा खारिज, ठीक है। प्रॉब्लम आप समझ सकते हो क्या क्या है। तो 4%, और ऐसे करके अगर देखा तो सब सक्सेसफुल प्राइवेट बिल्स की संख्या सिर्फ 14 है। हमको क्या पता करने की ज़रूरत है, सारे 14 नहीं पता करने। इसमें से बहुत सारा है, एक पेंशन वाला भी है, ठीक है, कि जो लोकसभा सांसदों की पेंशन, उसके ऊपर अभी भी जैसे बिल चल रहा है, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट बिल था। नेक्स्ट अगर एक और अब देखोगे तो हिंदू मैरिज जो एक्ट बना है उसके लिए भी वो एक प्राइवेट बिल था वो भी, ठीक। तो आप ना एक काम करो, आप लास्ट वाला और फर्स्ट वाला बस याद कर लो कि जो आखिरी में अगर ये बिल पास हो जाता है, अनिल देसाई द्वारा लगाया गया बिल विधेयक पास हो जाता है तो वो 15वां होगा, ठीक है। तो जो लास्ट जो था वो करीबन देख लो 50 साल पहले 1970 में सुप्रीम कोर्ट बिल पास हुआ था। तो पिछला जो बिल 1970 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट बिल पास हुआ था, जो कि क्या है, एपेलेट जुरिडिक्शन की बस वैलिडिटी, उसकी एक तरीके से उसका एनलार्जमेंट की वैलिडिटी बढ़ानी है, इसमें मत जाओ आप। सुप्रीम कोर्ट बिल 1970 में पास हुआ था। अच्छा, इससे भी ज़्यादा सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फर्स्ट प्राइवेट बिल कौन सा था। 1952 में लाया गया था, 1952 में उसको लागू करवा दिया गया, वो एक लॉ बन गया कि मुस्लिम वक्फ बिल। अब मुस्लिम वक्फ बिल होता क्या है, वक्फ क्या होता है ये आपको ये पता होना चाहिए। तो वक्फ क्या है, वक्फ एक ऐसी जमीन या प्रॉपर्टी जिसको रिलीजियस कामों में, धार्मिक कार्यों के लिए या तो उसको दान दिया गया हो या फिर उसको यूज़ किया जाता है, उनका प्रॉपर क्या किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाए, प्रशासनिक
उसका देख रेख हो, ठीक है, तो उसको मुस्लिम वक्फ बिल में डाला गया, ठीक है। तो ये क्या है, उसमें आपको क्या समझना है, वक्फ क्या होता है, ऐसी ज़मीन, अब मुस्लिम से रिलेटेड है, ठीक है, मुस्लिमों से रिलेटेड है, तो वक्फ वर्ड ही आपको पता होना चाहिए। तो वक्फ क्या है, ऐसी ज़मीन जो कि धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई हो या फिर उपयोग की जाती हो, ठीक है। तो उसका प्रॉपर सही ढंग से प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रबंधन के लिए ये बिल पास किया गया, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट मैं टिक कर देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको वक्फ का मतलब पता होना चाहिए। आपको पहला प्राइवेट बिल जो भारतीय संवैधानिक इतिहास में पारित हुआ है वो पता होना चाहिए। ये नहीं हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। 14 बिल्स नॉर्मल नहीं पता हो तो भी चल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फ्राइडे, 1 मंथ, नॉन मिनिस्टर, ऐसा सांसद जो मंत्री ना हो, 3 पर सेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए प्राइवेट बिल से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये हमारे पार्ट बी का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। 29 मिनट तक का हमारा इंट्रोडक्शन था कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो ये लेक्चर चालू हुआ है उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कैसे करंट अफेयर्स की कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस न्यूज़ में से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से घूमा फिरा के ट्विस्टेड करके वो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब इसमें मेरा मेन एम ये रहेगा कि आप ऊपर से भी पढ़ो और थोड़ा डेप्थ में भी जाओ। क्यों, अब यहाँ से आप मेंस भी करोगे, ठीक है, तो मेंस के लिए भी एक मेंटल सेटअप हो रहा है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा भाई संविधान होता क्या है। हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत दिमाग में आएगी, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करके दे दिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको इससे पिछले बार में थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी किन किन वजह से ये जो जैसे आर्टिकल्स हैं, प्राइवेट बिल्स है, 2 चाइल्ड पॉलिसी है, ये क्यों इतना न्यूज़ में आ रही है, बार बार क्यों हिट हो रही है, ये जख्म बार बार क्यों कुरेदा जा रहा है, क्योंकि कुरेदा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। हमारे जो क्वेश्चन बनाने वाले जो दिमाग हैं उन, ठीक है, उनके बार बार दिमाग में आया, वो लोग बनाएंगे इसी के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पार्ट ए का फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, ठीक है, पार्ट ए का पार्ट 1। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग एक नॉर्मल डिस्कशन करेंगे कि कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। बेसिक डिस्कशन करने के बाद हमारा मेन फोकस होगा पार्ट 1 भाग 1 संविधान का, जिसमें हम लोग आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 के बारे में बात करेंगे, और उससे जुड़ी हुई सारी करंट अफेयर्स, जैसे कि दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली का मिलना, उसके बाद में थोड़ा सा आंध्र प्रदेश तेलंगाना की कहानी भी देखनी है, फिर थोड़ा सा आपको जो क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है, उसके बारे में भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या सुझाव हैं, सजेशंस हैं, आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।